by section 64(1)(4). सेक्शन 64(1)(4) क्या कहता है? ये तब लगता है व्हेन इंडिविजुअल, पहले हम पढ़ लें इसका सेक्शन क्या कहता है, उसके बाद हम आगे टेक्स्ट प्लानिंग की बात करेंगे। व्हेन इंडिविजुअल इज accessible of income from assets transferred to spouse। सेक्शन 64(1)(4) क्या कहता है कि हम क्या करते हैं कि हमने कोई एसेट ट्रांसफर कर दी स्पाउस को विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन और उससे कोई इनकम जनरेट होती है तो वो इनकम ट्रांसफरर की इनकम मानी जाती है। यानी कंडीशंस क्या है? टैक्स पेयर इंडिविजुअल होना चाहिए, टैक्स पेयर इज ए इंडिविजुअल टैक्स पेयर होना चाहिए। उसने एसेट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द स्पाउस अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के केस में सेक्शन 27 हमने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था, डिम्ड ओनरशिप लागू हो जाएगी तो वो यहां कवर नहीं होगा। तो एसेट्स अदर देन हाउस प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन और ट्रांसफर में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और तीसरी बात ही ध्यान रखें, एसेट में भी हेल्ड इन द सेम फॉर्म और या डिफरेंट फॉर्म। तो इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल ने अपनी एसेट ट्रांसफर कर दी अदर देन हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर एसेट में भी हेल्ड बाय द ट्रांसफरी स्पाउस इन द सेम फॉर्म और इन डिफरेंट फॉर्म, और ट्रांसफर में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यदि ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो उस ट्रांसफर्ड एसेट्स जो इनकम जनरेट होगी वो ट्रांसफरर की इनकम में जोड़ी जाएगी। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए की एफडी मिसेस एक्स के नाम पे करा दी और 1 लाख का इंटरेस्ट 9% आ रहा है, तो 9,000 रुपया जो होगा वो मिस्टर एक्स के लिए टैक्सेबल होगा, मिसेस एक्स के लिए नहीं होगा, क्योंकि उसकी इनकम में जुड़ जाएगी, क्लबिंग ऑफ इनकम हो जाएगी। तो इफ एनी एसेट हैज बीन ट्रांसफर्ड अदर देन हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन, आपने गिफ्ट दे दिया, बिना कैश दे दिया, तो उस केस में वो इनकम ट्रांसफरर की इनकम मानी जाएगी, ट्रांसफरर स्पाउस की इनकम मानी जाएगी, उसमें क्लब हो जाएगी। अब नाउ हाउ टू अवॉइड, अब क्वेश्चन रेज होता है कि इसको कैसे अवॉइड करें। तो हाउ टू अवॉइड सेक्शन 64(1)(4) किसको हम करेंगे, ध्यान रखिए। देखिए पहला, यानी क्लबिंग ऑफ इनकम शेल नॉट बी अट्रैक्टेड इफ एसेट्स आर ट्रांसफर्ड बिफोर द मैरिज। यानी आपकी शादी होने से पहले, सगाई हो गई शादी नहीं, यानी फियांसी को ट्रांसफर करता है तो बिफोर मैरिज, देन 64(1)(4) नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि दैट टाइम वो उसका स्पाउस नहीं है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो बिफोर मैरिज आप ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी आपकी एंगेजमेंट हो गई है लेकिन शादी नहीं हुई है, उस दरमियान यदि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो ट्रांसफर की क्लबिंग की इनकम लागू नहीं होगी, उसके पहले आप ट्रांसफर कर सकते हो। नंबर 2, ट्रांसफर विथ एडिकेट कंसिडरेशन, यानी आप पूरा पैसा लेकर के ट्रांसफर करिए। यदि पूरा पैसा लेकर ट्रांसफर यदि करेंगे, यदि कोई 1 लाख रुपए की एफडी है और 1 लाख आपने कैश अपनी वाइफ से ले लिया और फिर ट्रांसफर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस केस के अंदर आपका क्लबिंग का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें तो वाइफ को एडिकेट कंसिडरेशन लेके करें। इनकम टैक्स एक्ट एज्यूम द सेपरेट एंटिटी ऑफ वाइफ, दोनों की एंटिटी डिफरेंट मानी जाती है, इसलिए उस केस में आप एडिकेट कंसिडरेशन लेकर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा, इफ एसेट्स आर ट्रांसफर्ड इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, यदि एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अलग अलग रहने का आपने समझौता कर लिया, आपका डाइवोर्स हो गया है और उसके बाद यदि आप ट्रांसफर करते हैं, डाइवोर्स होने के बाद आपका स्पाउस नहीं है वो, और स्पाउस नहीं है तो सेक्शन 60 पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, आप वॉलेंट्री एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, वॉलेंट्री एग्रीमेंट, एंड सेक्शन 64 विल नॉट बी एप्लीकेबल। वंस वॉलेंट्री एग्रीमेंट हैज बीन डेवलप्ड और उन्हें कर लिया है, लिव अपार्ट रहने का एग्रीमेंट कर लिया है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और चौथा पॉइंट, और
इफ ऑन डेट ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम ट्रांसफर इज नॉट स्पाउस ऑफ द ट्रांसफरर, यानी डेट ऑफ एक्रूअल इनकम, जिस डेट को इनकम जनरेट होती है उस डेट को स्पाउस होना चाहिए। जैसे मिस्टर एक्स ने 1,00,000 रुपए की एफडी मिसेस एक्स को दी, 9% 1,00,000 की इंटरेस्ट दी, और ड्यू डेट इज 31 मार्च, और एक गिफ्ट दिया मैंने 1 जुलाई 2018 को, और इसका इंटरेस्ट ड्यू होता है मान लीजिए 31 मार्च 19 को। जब मैंने गिफ्ट दिया था एंड एट द टाइम ऑफ 1 जुलाई 18 देयर वाज ए स्पाउस, वो उसका स्पाउस था, मिसेस एस की पत्नी थी, उसको ट्रांसफर किया। लेकिन जब इनकम एक्रूड हुई तब स्पाउस नहीं है, वो उनका डाइवर्स हो गया या वॉट एवर रीजन इज देयर, कोई भी कारण रहा हो, लेकिन वो स्पाउस नहीं है तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। तो ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर स्पाउस है, बट ऑन डेट ऑफ एक्रूअल इनकम यदि स्पाउस नहीं है तो भी इनकम आप ऐड नहीं करेंगे, क्लबिंग का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में आप ये देख सकते हैं और ये सेक्शन 64 को रोक सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसेट एक्वायर्ड आउट ऑफ पिन मनी। पिन मनी क्या होती है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को हर महीने खर्च के लिए पैसा देता है, रिजनेबल अमाउंट देता है, और वाइफ उसमें से पैसा बचा बचा करके पैसा इकट्ठा करती है और कोई प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करती है या कोई इन्वेस्ट करती है। जैसे मिस्टर एक्स हर महीने 50,000 रुपए घर खर्च के लिए देता है और मिस्टर वाइफ केवल 30,000 रुपए खर्च करती है और 20,000 रुपए हर महीने पे बचाती है, तो 12 महीने के अंदर 2,40,000 रुपए बचा देगी, और 2,40,000 जो उसने बचाया उसकी उसने एफडी करा दी, उससे इंटरेस्ट मिला, तो पिन मनी उसकी स्त्री धन माना जाता है और उसका तो क्लबिंग ऑफ इनकम का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इफ एनी प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड आउट ऑफ पिन मनी, तो ये बहुत अच्छा ये क्लबिंग का रूल को अवॉइड करने का तरीका है। हस्बैंड को चाहिए अपने कि वाइफ को हर महीने जो खर्चे के लिए पैसा देता है उसमें थोड़ा पैसा ज्यादा दे दे और उसमें से पैसा बचाने की कोशिश करेगी, तो उसकी वाइफ की इनकम का असेसमेंट अलग होगा, तो वाइफ को जब बेसिक एग्जम्पशन की लिमिट वाइफ को भी मिलेगी और आपको भी मिलेगी। यानी वाइफ की कोई इनकम नहीं है, हाउस वाइफ है, और तो उसको डेफिनेटली पैसा ज्यादा देना चाहिए, तो साल के 2.5 लाख रुपए का एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा। वो पैसा इकट्ठा करके वो बैंक में एफडी करा दें, और एफडी करा देती हैं तो उस केस में आपको कोई बेनिफिट, आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा और क्लबिंग का रूल भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एफडी हैज बीन डन आउट ऑफ पिन मनी। पिन मनी इसका अवॉइड है। तो सेक्शन 64(1)(4) को अवॉइड करने का एक तरीका यह भी है कि पिन मनी दिया जाए। पिन मनी उसके पीएस से पैसा जो आता है वो भी पिन मनी कहलाती है, मंथली एक्सपेंडिचर पैसा बचा लेती है वो भी उसकी पिन मनी कहलाती है, उसको इन्वेस्ट करेंगे तो कोई नहीं लगता। एक और पॉइंट, इन्वेस्ट इन पीपीएफ। अब मान लीजिए वाइफ को आपको पैसा देना ही है, ट्रांसफर करना ही है, तो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको क्या करें, वो पैसा पीपीएफ में जमा कराते हैं, और यदि पीपीएफ में आप जमा करा देंगे तो उस केस में जो पीपीएफ का जो पैसा मिलता है वो पीपीएफ का पैसा पूरा का पूरा इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है। तो मान लीजिए वाइफ को 1 लाख रुपए आपने दिए भी और बैंक में सॉरी एफडी पीपीएफ अकाउंट खोल दिया और पीपीएफ का 8% इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट से एग्जम्प्टेड, तो वो जुड़ेगा भी है, क्लबिंग भी होगा, तो भी आपको कोई टैक्स अट्रैक्ट नहीं होगा, कर दिया तो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो सेक्शन 64(1)(4) आपको समझ में आया कि 64(1)(4) में भी यदि कोई एसेट ट्रांसफर किया तो 5-6 तरीके मैंने बताए जिसके तरीके से आप टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। यानी आप मैरिज से पहले ट्रांसफर कर दें, वो नहीं होगा, एडिकेट कंसिडरेशन ले लीजिए, अलग अलग रहने की व्यवस्था कर दीजिए, और उसके बाद यदि ट्रांसफर की डेट पर तो स्पाउस थे लेकिन इनकम एक्रूड के जब नहीं था तो उस केस में नहीं आएगा, और पिन मनी में से एक्वायर्ड किए तो नहीं आएगा, और पीपीएफ किया है तो भी आपको टैक्स लायबिलिटी जनरेट नहीं होगी, और सेक्शन 64(1)(4) से आप बच सकते हैं। और एक और बात है, यदि ट्रांसफर करना ही एक तरीका और अच्छा हो सकता है, क्या हो सकता है कि कर्ता ऑफ एचयूएफ के माध्यम से यदि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है वाइफ को, यानी इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय कर्ता ऑफ एचयूएफ गिफ्टिंग कॉपरेंसिव प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ को ट्रांसफर करता है तो सेक्शन 64(1) लागू नहीं होगा। तो 64(1) क्या कहता है, इंडिविजुअल होना चाहिए, क्या कहता है, इंडिविजुअल होना चाहिए, एचयूएफ नहीं होना चाहिए। तो यदि आपने एचयूएफ कन्वर्ट कर दिया, एचयूएफ कन्वर्ट करने के बाद एचयूएफ का कर्ता अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उस केस में क्लबिंग रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय कर्ता ऑफ एचयूएफ इन फॉर्म ऑफ गिफ्टिंग कॉपरेंसिव प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर देता है तो उस केस में उसको कोई टैक्स अवॉइड हो जाएगा, सेक्शन 64(1) नहीं लगेगा। एक और पॉइंट और टैक्स अवॉइड करने का वाइफ के साथ
एक और बहुत महत्वपूर्ण है, वो है एक्सचेंज करिए आप, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स विथ एडिकेट कंसिडरेशन. Exchange of assets between one spouse to another is outside the clubbing provision if such exchange of assets for adequate consideration. यानी हस्बैंड है, सपोज आप यूं समझे, हस्बैंड है और वाइफ है, दोनों में कोई एक्सचेंज का मतलब आप समझते हैं एक प्रॉपर्टी लेने के बदले दूसरी प्रॉपर्टी आप दे देते हैं. विथ एडिकेट कंसिडरेशन होना चाहिए, इन एडिकेट कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए. उस केस में ये क्लबिंग का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा. यानी एक्सचेंज ऑफ एसेट्स बिटवीन वन स्पाउस टू अनदर स्पाउस इज आउटसाइड द क्लबिंग प्रोविजन इफ सच एक्सचेंज ऑफ एसेट्स इज ऑफ फॉर एडिकेट कंसिडरेशन. आप यूं कह दें, द स्पाउस with tax rate can transfer income yielding assets to the spouse in exchange an equal value of asset which does not yield any income. यानी एक्स हस्बैंड के वाइफ एक ऐसी इनकम है जिस पर ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर उसको क्या मिलता है, यील्ड मिलता है, टैक्स लगता है, उस पर टैक्स लगता है. और वाइफ को एक ऐसी एसेट है जिसकी कोई यील्ड नहीं है, यील्ड है ही नहीं, तो उस केस में उस एसेट्स के बदले इस एसेट को आप क्या कर लें, एक्सचेंज कर लें. जैसे वाइफ के पास गोल्ड तो होता ही है, गोल्ड पड़ा वाइफ के पास, राइट, और आपके पास 9% फिक्स डिपॉजिट है किसी कंपनी के अंदर, फिक्स डिपॉजिट है 1 लाख रुपए का, जिसमें 9% इंटरेस्ट मिलता है. अब आप देखिए, हस्बैंड के पास 1 लाख रुपए की एफडी है, 9% की फिक्स डिपॉजिट उसको मिलता है, तो उस केस में क्या होगा, और इसके पास क्या गोल्ड है, तो 1 लाख रुपए के बराबर का गोल्ड, यदि गोल्ड की रेट 45,000 रुपए तोला है, तो लगभग 2-2.25 तोला सोना गोल्ड किसको दे दें, हस्बैंड को दे दें, और ये 1 लाख रुपए किसको दे दें, वाइफ को दे दें. यानी एक्सचेंज किया है इक्वल वैल्यू का. यानी एक्स मान लीजिए, क्यों हस्बैंड मान लीजिए 30% टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है, तो उसने क्या किया, अपनी फिक्स डिपॉजिट को इधर से गोल्ड लेकर के ये ट्रांसफर कर दिया वाइफ को, तो इसकी इनकम वाइफ के लिए ही टैक्सेबल होगी, आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी. तो कितना फायदा हो जाएगा, आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, सॉरी एफडी थी, उसका 9% इंटरेस्ट, यानी 9,000 रुपए की साल की इनकम हुई, इसका 30% टैक्स लगेगा, तो 2700 रुपए जो एक्स हस्बैंड की इनकम में जुड़ रहा था वो वाइफ की इनकम में जुड़ जाएगी. तो यदि वाइफ हाउस वाइफ है तो उसको बेसिक एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 2.5 लाख रुपए तक का, तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा और आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा. तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी वाइफ से आप एक्सचेंज ले लें. हाँ, एक बात और ध्यान रखें, लोन इज नॉट ए ट्रांसफर, लोन को ट्रांसफर नहीं माना गया है. यानी क्या मतलब हुआ, आप वाइफ को लोन दे दें और लोन के बदले कोई एसेट दे दें. जैसे वाइफ के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है आप वाइफ के नाम की, तो आप 10 लाख रुपए आपके पास में है, तो अपनी वाइफ को लोन दे दीजिए एज ए लोन, और उसके बदले में आप लोन गोल्ड को गिरवी रख लीजिए, मॉर्गेज रख लीजिए, तो क्लबिंग रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे. तो इस तरह से एक्सचेंज के अंदर भी आप ट्रांसफर कर दें. तो यहां क्या हुआ, और 30% प्लस 4% सरचार्ज भी लगता है, सॉरी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, वो भी आपकी सेविंग हो जाएगी. तो इस तरह से एक्सचेंज और एसेट से आपको बेनिफिट मिल सकता है. तो ये हुआ. एक सेक्शन और आपको डिस्कस करते हैं, वो है सेक्शन 64(1)(6). ये मैं बात कर लेता हूं पहले. सेक्शन 64(1)(6) क्या है, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ. सन्स वाइफ को जो इनकम ट्रांसफर करते हैं, उसे कोई एसेट ट्रांसफर की है, और उस केस में आप कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं. देखिए, इसमें भी वही है, विदाउट एडिकेट ट्रांसफर किया हो, लेकिन इस ट्रांसफर का तरीका है 31 मई 1973 के बाद ट्रांसफर किया हो तो सेक्शन 64(1) लगेगा. इसके पहले ही लागू नहीं होता है. इंडिविजुअल होना चाहिए, एसेट हैज बीन ट्रांसफर्ड विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन, और ट्रांसफर की उससे कोई इनकम जनरेट होती है तो ट्रांसफरर की इनकम मानी जाएगी. यदि ससुर जी ने पुत्र वधू को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, तो उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम अर्न हुई है, तो उस केस में आपको उसको टैक्स होगा. अब इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हाउ टू अवॉइड. तो सेक्शन 64(1)(6) is not attracted if property is transferred by individual to his sons-in-law or daughter-in-law of his brother. यानी उसके भाई के कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के भाई का सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ को ट्रांसफर कर देंगे तो एचएफ कन्वर्ट नहीं होगा. तो उस केस में आपका ये सेक्शन 64(1)(6) एप्लीकेबल नहीं होगा. देख लो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ गिफ्ट्स आर मेड बाय एचयूएफ टू द वाइफ, माइनर चाइल्ड और डॉटर्स इन लॉ or any male or female member
प्रोविजन सेक्शन 64 आर नॉट अट्रैक्टेड। तो आप क्या करें, वो पहले क्या करें, एचयूएफ में ट्रांसफर कर दें। यदि आपको सन की वाइफ को कोई प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो आप क्या करें, सबसे पहले प्रॉपर्टी इज बीइंग ट्रांसफर टू एचयूएफ विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन, वो ट्रांसफर कर दीजिए। देन ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी इज सब्सिक्वेंटली पार्टीशन अमंग्स द मेंबर्स, फिर वो प्रॉपर्टी एचयूएफ के मेंबर में पार्टीशन कर दें, उसमें बंटवारा कर दें। उसे बंटवारा कर दिया, बंटवारा करने के बाद जो सन्स की वाइफ के हिस्से में जो प्रॉपर्टी आएगी उससे कोई इनकम जनरेट होगी तो क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि एचयूएफ ने ट्रांसफर किया है और एचयूएफ ट्रांसफर करने के बाद सेक्शन 64(1)(6) लागू नहीं होता है। तो सेक्शन 64(1)(6) बचने का एक बहुत अच्छा तरीका ये हो गया कि आप सबसे पहले एचयूएफ क्रिएट करें, एचयूएफ बना दिया। एचयूएफ बनाने के बाद आप क्या करें, वो प्रॉपर्टी एचयूएफ में ट्रांसफर कर दें। इफ गिफ्ट्स आर मेड बाय एचयूएफ टू द वाइफ, माइनर चाइल्ड, डॉटर इन लॉ ऑफ एनी मेल और फीमेल मेंबर्स, प्रोविजन 64(2) इज नॉट अट्रैक्टेड। तो आप क्या करें, एचयूएफ क्रिएट किया, आपने एचयूएफ क्रिएट करने के बाद वो प्रॉपर्टी एचयूएफ में ट्रांसफर कर दी विदाउट एनी कंसिडरेशन, फ्री ऑफ चार्ज ट्रांसफर कर दी। तब उसके बाद क्या होगा, एचयूएफ ने अपना एचयूएफ का पार्टीशन कर दिया और प्रॉपर्टी को अपने मेंबर्स में बांट दिया। उसमें एक मेंबर सन की वाइफ भी होती है, तो सन की वाइफ को जो पैसा प्रॉपर्टी मिला उस प्रॉपर्टी के ऊपर यदि कोई इनकम जनरेट होती है तो इनकम आपका क्लबिंग का इनकम लागू नहीं होगा। तो इस तरह से आप टैक्स बचा सकते हैं। तो 64(1)(6) के माध्यम से भी आप टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। एक और पॉइंट हम इसके बाद बात करते हैं, एक सेक्शन 64(1)(a), सेक्शन 64(1)(a) माइनर इनकम को इसमें हम जोड़ते हैं। ये माइनर इनकम यदि क्रिएट किया है, माइनर इनकम ने को हुई है तो उसके पेरेंट्स की इनकम में ऐड हो जाती है। 18 साल से कम की एक बच्चा है और उसकी कोई इनकम जनरेट हुई है तो पेरेंट्स जिसकी इनकम ज्यादा हो उसमें जुड़ जाती है और 1500 रुपए की रिबेट मिलती है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखें कि यदि वो मैनुअल इनकम अर्न करता है या उसकी स्किल से करता है तो क्लबिंग नहीं होती है, और मैनुअल वर्क से अदरवाइज उसकी इनकम क्या होती है, ऐड हो जाती है। और इसमें कभी कभी क्या उनके लिए क्या आप क्या करते हो कि ट्रस्ट क्रिएट कर देते हैं। तो यदि जब ट्रस्ट क्रिएट कर दिया और ट्रस्ट से कोई इनकम हो रही है तो इनकम पेरेंट्स को नहीं देनी चाहिए, वो पैसा उस कॉर्पस में ही इकट्ठा करते रहे और उसकी मैच्योरिटी एज आएगी तब उसको देंगे तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए, इफ ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड के बेनिफिट के लिए आपने ट्रस्ट क्रिएट किया और उस ट्रस्ट and income generated during the minority is accumulated and added to the corpus along with the income is given to the child after his attaining the majority, section 64(1) will not be attract। जैसे मान लीजिए X है, X creates a trust for the benefit of friend Y's minor child, Y का एक माइनर चाइल्ड है, उसकी बेनिफिट के लिए मिस्टर X ने ट्रस्ट क्रिएट किया और ट्रस्ट क्रिएट करने के बाद और उससे 20,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। तो ये 20,000 रुपए का जो इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, वो इंटरेस्ट हर साल वाई रिसीव करेगा तो 20,000 में से 1500 का डिडक्शन मिल जाएगा और 18,500 टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन वाई रिसीव करने की बजाय यदि वो 20,000 का इंटरेस्ट उस ट्रस्ट के कॉर्पस मनी में ही इकट्ठा होता रहे और इकट्ठा होने के बाद जब वाई का बच्चा जो 18 साल से ऊपर हो जाएगा तो वो पूरा कॉर्पस फंड उसको ट्रांसफर कर देंगे तो कोई क्लबिंग ऑफ इनकम लागू नहीं होगी। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 64 इज नॉट एप्लीकेबल। यानी आप हर साल पैसा, जैसे एक्स ने वाई के बेटे की बेनिफिट के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया और वाई, इसलिए वाई ने मान लीजिए 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया, उस 1 लाख के ऊपर हर साल मान लीजिए 20,000 रुपए की इनकम हो रही है तो ये इनकम पेरेंट्स की इनकम में जुड़ जाएगी यदि वो रिसीव करेगा। नहीं जोड़ के वो 1 लाख में जोड़ता जाए हर साल और 18 साल तक की जो इनकम होगी वो तब तक आप जोड़ते जाइए कॉर्पस फंड में ही, और उसके बाद यदि वो माइनर चाइल्ड विड्रॉ करता है तो उस केस में उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कोई क्लबिंग का रूल एप्लीकेबल नहीं होगी, कोई एप्लीकेबल नहीं होगी और एग्जेम्पशन उसको मिल जाएगा। इस तरह से हम सेक्शन 64 के थ्रू क्लबिंग ऑफ इनकम को भी हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं और हमारी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। विद इन हम अपने इनकम टैक्स प्रोविजन के अंदर ही रह रहे हैं, इनकम टैक्स का वॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, फिर हम टैक्स लायबिलिटी को मिनिमम करने की कोशिश की है। ये जो प्रोविजंस मैंने बताया है ये मेरी दृष्टि से बताया है, इसमें हो सकता है कि कोई रूल्स आपके लिए एप्लीकेबल, ये मेरी पर्सनल व्यू है जो मैं आपको शायद शेयर कर रहा हूं और इसमें आप और संभावना एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसमें यदि किसी तरह की आपको कोई डाउट हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करें और मुझे भेजिए, लिखकर भेजिए। यदि किसी बात से आप सहमत नहीं है, कोई और रूल आपके दिमाग में ध्यान में आता है तो जस्ट शेयर विथ मी, वी विल डिस्कस इट एंड गेट a better answer and better tax planning would be there. Thank you very much.